नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड्स ऑफ यूपीएससी पर। यह वीडियो खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बनाया गया है जिन्हें सीसेट पेपर के अंदर डिफ़िकल्टी आती है, कठिनाई होती है, खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो हिंदी में जो आप उसको गद्यांश जो रहता है उसके अंदर जिन्हें परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो ऐसे वाले सेक्शन के अंदर हम इजी तरीके से किस तरीके से मार्क्स हमारे बढ़ा सकते हैं और इजीली हम सीसेट पेपर के अंदर 67 मार्क्स 67 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, वो हम ये वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ये आपको पूरा PYQ की सीरीज़ मिलेगी जिसके अंदर मेनली हमारा गद्यांश वाले सेक्शन को हम कवर करेंगे। इसके अंदर सीसेट आपको पता होना चाहिए, सीसेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फिर भी हर साल हिंदी मीडियम के छात्र बहुत ही ज़्यादा नंबर में इसके अंदर हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है वो फेल हो जाते हैं। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं तो उसके अंदर कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि गद्यांश जो रहता है थोड़ा उस पर फोकस हिंदी माध्यम के छात्र नहीं देते और गद्यांश की जो आप कह सकते हो हिंदी ट्रांसलेशन जो रहता है वो थोड़ा कठिन भी रहता है। तो अब कठिन जो ट्रांसलेशन है उसको हम इजी लेवल में ये वाले सेक्शंस के अंदर कवर करेंगे। आपको वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आप रेगुलर उसे देखते रहिए, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ वहीं से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हम कंप्रहेंशन की जो कठिनाई है उसको आसान और प्रभावी तरीके से यहाँ पे हल करेंगे। बात करें कठिनाई कहाँ पे होती है बच्चों को, हिंदी मीडियम के छात्रों को कठिनाई सबसे पहले तो सवालों को समझने में ही कठिनाई, सबसे पहली कठिनाई तो सवालों को समझने में ही हो जाती है। क्वेश्चन पूछा क्या जाता है और बच्चे उसको समझते कुछ अलग है। इसके साथ में समझने में, इसके साथ में लंबे पैराग्राफ रहते हैं। लंबे पैराग्राफ जो रहते हैं पढ़ने में अधिक समय लगता है हमें, बिल्कुल पैराग्राफ लंबे रहते हैं, पढ़ने में अधिक समय है, तो आधे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं और रीजनिंग पे या फिर मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, गणित के जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, वो थोड़े कठिन और भी कठिन होते जा रहे हैं। उसके बदले जो गद्यांश वाला सेक्शन है बहुत इजी है अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की हम बात करें। इसके साथ में जो तीसरा पॉइंट रहता है वो रहता है जो उत्तर के विकल्प रहते हैं। आपको विकल्प के अंदर भी बहुत सारे ऐसे भ्रमित करने वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो विकल्प है वो आपको भ्रमित करते हुए दिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, सही रणनीति रही हमारी, रेगुलर प्रैक्टिस रही तो इनको हम इजीली कर सकते हैं। और प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभ्यास करने का बेस्ट तरीका है PYQ एनालिसिस। तो ये वाले सेक्शन के अंदर हम PYQ को एनालाइज करेंगे और प्योरली ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए रहेगा। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं जो सीसेट पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो ये वीडियोस लेक्चर कवर करने के बाद में इजीली RC वाला जो सेक्शन है उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रमुख बातें बता देता हूँ, बेसिक और जो इसके मुख्य स्तंभ है। मुख्य स्तंभ की बात करें तो आपको 3 पॉइंट तो आपको याद रखना ही है। सबसे पहले आपको यह पॉइंट याद रखना है कि आपको सीधे गद्यांश को नहीं पढ़ना है, गद्यांश को नहीं पढ़ना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न पर या फिर जो सवाल पूछा गया है उस पर ध्यान देना है, उसे पढ़ना है। प्रश्न को पहले पढ़ना है।
इसके बाद में जो सेकंड या फिर दूसरा प्रमुख पॉइंट है वो है आपको गद्यांश के हर शब्द पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसके जो महत्वपूर्ण वाक्य है और उसके साथ में मर्म है या फिर उसका जो सार है उस पर हमें फोकस करना है, उसको समझने की कोशिश हमें करना है। मुख्य विचार को आप समझ लेंगे, पैसेज में लेखक क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उनका मुख्य तर्क क्या है, मर्म क्या है, सार क्या है। लगभग आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको 70% क्वेश्चन आपको सार और मर्म के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद रहता है ऑप्शंस जो हमें दिए गए, वो ऑप्शंस का हमें विश्लेषण करना है। अब ऑप्शन का विश्लेषण कैसे करेंगे? तो जब आप रेगुलरली PYQ करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास निरंतर करोगे, तो ये विश्लेषण आपका और सटीक होते जाएगा और अच्छा होते जाएगा। क्या होता है इसके अंदर, ऑप्शंस आपको भ्रमित करते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। जब ऑप्शन भ्रमित करते हैं तो भ्रमित करने वाले ऑप्शन किस तरीके से UPSC बनाता है और किस तरीके से हम उन्हें हटा सकते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम 2023 के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023। ये पेपर दिया हुआ है, प्रश्न पत्र 2, मतलब ये CSET पेपर की यहाँ पे प्रश्न पत्र दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, पहला परिच्छेद दिया हुआ है। परिच्छेद मतलब गद्यांश आप कह सकते हो, पैसेज। पहला परिच्छेद दिया हुआ है। परिच्छेद देखिए आप, बहुत ही बड़ा परिच्छेद है, लेकिन अभी आपसे कहा मैंने परिच्छेद हमें पढ़ना नहीं, हमें सीधे प्रश्न पे ध्यान देना है। प्रश्न अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यवहारिक और तात्कालिक कार्यवाही को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अब इन्होंने पूछा है कि सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यवहारिक और तात्कालिक कार्यवाही को ये प्रतिबिंबित करता है, मतलब प्रतिबिंबित मतलब रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है तो आप इंग्लिश वाले को भी एक तरीके से देख सकते हो। बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। हिंदी अगर आपकी बहुत ही अच्छी है तो भी इंग्लिश पे अगर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। अगर जहाँ से हम मार्क्स बटोर सकते हैं, जैसे भी तरीके से हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्वेश्चन हल हो सकता है, उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो अब बात हो रही है व्यवहारिक की, युक्तियुक्त, व्यवहारिक और तात्कालिक। पहला ऑप्शन देखते हैं, ए वाला, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बात बहुत अच्छी बोली है इन्होंने। नेशनल लेवल की बात हो रही है, व्यवहारिक की बात हो रही है, विधिक मतलब लीगल हो गया, और नीतिपरक, नीति जहाँ पे आ जाती है, नीति मतलब प्लानिंग, जहाँ पे प्लानिंग बात हो जाती है वहाँ पे आप देखेंगे जनरली UPSC के अंदर जहाँ पे प्लानिंग की बात होती है वो करेक्ट आंसर UPSC उसे मान के चलता है, क्योंकि नीति जो ऐसा है, नीति ऐसी चीज़ है, प्लानिंग ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का बेस है। पॉलिसी का बेस जो रहता है वो प्लानिंग रहता है। सेकंड, ठीक है, तो अभी थोड़े समय के लिए ए ऑप्शन को होल्ड करके रखते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए। अब देखिए अभी तक के एक भी नदी तंत्र जुड़ा नहीं है, इनको जोड़ना एक व्यवहारिक, आप कह सकते हो व्यवहारिक भी नहीं है और इसके साथ में तात्कालिक कार्यवाही भी नहीं है। जोड़ने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे और उसके पीछे बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बिना पढ़े, अभी हमने पैसेज पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है उसको हम इजीली हटा सकते हैं। सी ऑप्शन की बात करें, जल के आधिक्य वाले क्षेत्र और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच में नहरें बनाई जानी चाहिए। अब बिल्कुल नहरें बनाई जानी चाहिए, लेकिन ये तात्कालिक कार्यवाही नहीं है। ये नहरें बनाने में भी सालों साल लग जाते हैं, दसियों साल, दशक से ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये भी थोड़ा आपको प्रैक्टिकल या व्यवहारिक ऑप्शन नहीं मिलेगा।
डी ऑप्शन की बात करें, जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया आज भी 50% से ज़्यादा लोग, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 46%, 46% लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। आज भी हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए मानसून पर डिपेंडेंट है। अब जल की मांग को और कम कर देंगे तो जो कृषि की उत्पादकता है और कम हो जाएगी। कृषि की उत्पादकता और कम हो जाए तो किसानों का जो अभी कृषकों की जो स्थिति है और गंभीर स्थिति हो जाएगी, सुसाइड वगैरह और बढ़ जाएंगे। तो ये भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो वही रहता है जहाँ पे आप नीति बनाते हो, प्लानिंग करते हो। ये वाला, ए वाला देखिए एग्जैक्ट जो पूछा गया है उसके साथ में सही बैठ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस परिच्छेद के, ये देखिए सेकंड के लिए दूसरा परिच्छेद दिया हुआ है। अभी हम परिच्छेद नहीं पढ़ेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो परिच्छेद को भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि हम पहले ऑप्शंस पढ़ें और उसके बाद में फिर पैसेज पे जाए। सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद के निहित अर्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब ये मैंने आपको बताया था, निहित अर्थ मतलब सार की बात हो रही है, मर्म की बात हो रही है, या फिर जो लेखक प्रस्तुत करना चाहता है सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, या फिर उसी को आप समरी या फिर सार कहते हो। तो निहित अर्थ क्या है परिच्छेद के अंदर, ये हमें पूछा गया है। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी बात बोली इन्होंने। इसको एक मिनट अपन होल्ड करके रखते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, बी, कौशल विकास कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात बोली है, कौशल विकास कार्यक्रम और उनका प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की ज़रूरत है। यहाँ पे बात हो रही है शिक्षा की, यहाँ पे बात हो रही है सेकंड में कौशल विकास की, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। थर्ड है, आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। केवल, जहाँ केवल आ जाता है वो थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से आप उसको थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि गलत होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं, क्योंकि केवल कौशल युक्त कामगारों की बात अगर करेगा तो जो कम कौशल है या फिर जिनके पास में कुशलता नहीं है वैसे वाले लोगों के बारे में कौन सोचेगा। जो मनरेगा के मजदूर है उनके बारे में कौन, उनके स्वास्थ्य और सुपोषण के बारे में कौन सोचेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कौशल की ही बात हो जाए, दूसरे अकौशल या फिर कम कौशल वाले लोगों पर भी ध्यान हमें देना है। डी ऑप्शन देखते हैं, सी वाला तो हट गया, ए और बी के बीच में अभी कन्फ्यूजन है हमारे पास में। ए के अंदर कन्फ्यूजन है, बी के अंदर भी कन्फ्यूजन है। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखिए पहले वाले में बात हो रही है शिक्षा की, सेकंड में बात हो रही है कौशल की, और तीसरे में बात हो रही है स्वास्थ्य की। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जहाँ पे ऑप्शन है तो उसके अंदर आपको एक बार गद्यांश को, परिच्छेद को पढ़ लेना चाहिए कि उसके अंदर बात काय की हो रही है। तो एक बार हम देख लेते हैं। श्रम इसके अंदर दिया हुआ है, एनीमिया से ग्रस्त है 1/4 भारतीय पुरुष, इसके साथ में उत्पादनशीलता कम हो जाती है, इसके साथ में यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस का भी बोझ है, इसके साथ में उत्पादकता की हानि हो रही है, भविष्य वाली क्षमता की हानि हो रही है, सुपोषित बच्चों की तुलना में दूसरे के अंदर चुनौती है हमारे सामने, कुशल कामगारों की अपेक्षा अधिक निर्भर होती है। मतलब अगर सुपोषित बच्चे नहीं है तो आपको निर्भरता बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये जितना भी है, शिक्षा की यहाँ पे बात नहीं हो रही, कौशल की बात नहीं हो रही है, मेन जो बात हो रही है स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो ये वाला देखिए इजीली आपने इसका आंसर, आपको पता चल गया कि इसका आंसर डी होना चाहिए, कि जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा है उसके लिए हमें लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है या फिर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल स्वास्थ्य की यहाँ पे बात हो रही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, आपको लगे तो इंग्लिश वाले में भी आप देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है।
बिल्कुल परिच्छेद के अंदर वही है जो अभी आपको बात कर रहा था कि क्या कह सकते हैं, सार की बात करी थी, तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपको लगभग सार ही देखने को मिल रहा है। ये देखिए इसके लिए गद्यांश इसका अलग है, तीसरा गद्यांश है। गद्यांश बहुत बड़ा है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो 2-3 मिनट आपके खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ोगे तो 1 मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है। आधारभूत रूप से सरकार का दायित्व है। ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये आज के समय सबसे गंभीर मुद्दा है। इसके अनुरूप जो अनुकूलन होना चाहिए और इसके जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की दायित्व है। भाई सरकार का दायित्व इसको कम करने का है, तो मनुष्य जो दूसरे मनुष्य है, जो आम पब्लिक है, उनका क्या दायित्व है? उनका भी तो कोई ना कोई दायित्व बनता है। तो ये सब सरकार के दायित्व नहीं है, ये सभी का दायित्व है। हर व्यक्ति, हर बिजनेस ओनर, हर विभाग, हर एक चीज़ इसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, ये हर व्यक्ति विशेष की इसका दायित्व यहाँ पे बनता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन थोड़ा उस तरीके से भी आप हटा सकते हो। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। ओके, ये वाले ऑप्शन को थोड़ा हम रख सकते हैं, लेकिन जब तक हम चारों ऑप्शन देखेंगे नहीं, हम कोई भी ऑप्शन के ऊपर सीधे टिक नहीं लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। ओके, डी ऑप्शन जो है, चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, सरकारों को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियाँ सामने लाएं। अब ये देखिए, इसको इनका कहना है कि जलवायु को कम करना संभव नहीं है, दुष्प्रभावों को। बिल्कुल ये गलत बात है। दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ही तो हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा COP29, COP28, कोई बता सकता है COP28 COP29 कब हुई थी? बाकू में हुई थी, फिर उसके पहले शर्म एल शेख वगैरह वगैरह बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये सब मीटिंग हो चुकी है या फिर हर साल होती है। तो भाई दुष्प्रभावों को कम करने की हमारे पास काबिलियत है, इसीलिए तो ये सब कोशिशें हो रही है। तो डी वाला तो ऑप्शन थोड़ा सा आप कह लीजिए नेगेटिव लाइट में शो कर रहा है गवर्नमेंट को भी, और जितने हम अभी अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जितने नए नए हम सबमिट और एग्रीमेंट हो रहे हैं, उनके खिलाफ जाती है बात। इसीलिए ये वाले को हम डी वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं। अब कंफ्यूज हम हो रहे हैं बी और सी के बीच में। सी को देखते, किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। अब किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण, कभी कभी आपको लगेगा ये प्रत्यक्षण जो है, देखिए थोड़ा सा नया वर्ड है, इसको आपको लग रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो प्रत्यक्षण मतलब रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडाप्टेशन डिसीजन। तो देखिए थोड़ा सा लॉजिकल, आपको यहाँ पे लॉजिकल बात देखने को मिल रही है। किसानों के अगर आप जोखिम प्रत्यक्षण की बात करोगे, अगर उनके पास में जो रिस्क है उसका परसेप्शन उनके पास में रहेगा, तो अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब किसानों को पता रहेगा कि आपको ये रिस्क हो जाएगी, भविष्य में ये आपके जोखिम हो जाएगा, खतरा आ जाएगा, तो वो अपने निर्णय लेने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित रहेंगे कि हमें फसलों को चेंज करना है, हमें कृषि के अंदर नई नई चीज़ें अपनाना है। तो सी वाला आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बी वाले की देखें, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। तो जरूरी नहीं है सरकारी नीतियों में परिवर्तन होगा, ये जरूरी नहीं है, होता है। देखिए होता है मतलब ये थोड़ा इन्होंने एक्सट्रीम वर्ड यूज़ हो गया यहाँ पे। एक्सट्रीम आपको समझना चाहिए, हिंदी में अगर कहे तो थोड़ा ये ज़्यादा फोकस एक ही बात पे इन्होंने डायरेक्ट निष्कर्ष निकाल दिया कि ये होता ही है। भाई ज़रूरी नहीं है, कोई सरकार कोशिश करे कोई सरकार नहीं करे, ये ज़रूरी बात नहीं है। तो लेकिन आप देखो यूपीएससी जो ऑप्शन बनाता है वो जनरली ये बताता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, एक चीज़ के कारण दूसरी चीज़ अफेक्ट होती है और दूसरी के कारण
कहीं ना कहीं पहले पे भी कुछ ना कुछ असर पड़ता है, या फिर दूसरे के कारण तीसरे पे परिणाम कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप रिस्क परसेप्शन या फिर जोखिम प्रत्यक्षण के बारे में हम समझेंगे तो उससे अनुकूलन के लिए हमें प्रोत्साहित करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज से तो इजीली आपका निकल ही जाएगा, लेकिन पैसेज पढ़ेंगे तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन हमने बिना पैसेज पढ़े ये सॉल्व करने की कोशिश करी है। एक बार फटाफट देख लेते। किसान सीमांत जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमताएं, बिल्कुल किसान की बात हो रही है और जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। इसके साथ में सुनियोजित नीति निर्देश अनुकूलन किया जाए। ये देखिए यहाँ पे आ गया, अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण परसेप्शन एक पूर्व शर्त है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि यह कोई जोखिम की तरह दिखता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो हमने बात करी थी सेम बात है। अब हमने जो बात करी थी बिना पैसेज पढ़े बात करी थी, लेकिन ये परिच्छेद पढ़ने के बाद में सी ऑप्शन तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे आंसर के अंदर मेल खा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पाँचवा छठवा, ये सब तो आपको पैसेज नहीं देखने को मिल रहे। अगला पैसेज है वो है परिच्छेद 11वां। ये परिच्छेद थोड़ा छोटा है, चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो हम हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हम चलेंगे विदाउट रीडिंग पैसेज। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब ये परिच्छेद के अंदर लेखक जो है व्यक्त निर्णायक संदेश क्या होता है? बिल्कुल वही बात है कि सार क्या कहना चाह रहा है लेखक। सार के साथ में लेखक का जो सेंट्रल आइडिया है, या फिर आप वही मर्म कह सकते हो, सार कह सकते हो, तर्क कह सकते हो। कहीं ना कहीं आपको अलग अलग शब्दावली यूज़ होती हुई मिलेगी, लेकिन निहित जो अर्थ है वह सेम है कि राइटर जो लेखक है उसका कहने का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं ज़रूरत है कि या तो वे बंद हो जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाए। ओके, बी वाला देखते हैं, एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। एकमात्र हल, देखिए किसी भी चीज़ का एकमात्र हल नहीं होता है, बहुत सारे हल रहते हैं। पॉलिसी लेवल पे हल हो जाता है, नीति, उसके अलावा ये जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, प्रौद्योगिकी की, ये भी एक हल हो जाता है। इसके साथ में लोकल लोगों को प्रमोट करना, ये भी एक हल हो जाता है। इसके साथ में आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। किसी भी चीज़ का सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं रहता है। आपने अगर अनेकांतवाद वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। या जैनिज़्म के अंदर, जैन दर्शन के अंदर आपको अनेकांतवाद वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो बी वाला तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन देखते एक बार, ये जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार न आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्ता रणनीति नहीं है। बिल्कुल बात तो सही बोली है कि जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार नहीं न आए तब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। प्रतीक्षा अगर आप वेट ही करते रहोगे कि एक समय आएगा और जब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो एक समय कभी आता नहीं है। जो करना है आपको, काल करे सो आज कर। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, इसको अभी हमें प्राथमिकता हम इसको दे सकते हैं पहले, लेकिन उसको देने के पहले हमें चौथा ऑप्शन भी पढ़ना है। चूँकि भविष्य की प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरण ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। अनिश्चितता ज़्यादा ही इन्होंने बता दी। प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चितता है। अगर अनिश्चितता है तो नवीनीकरण ही उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है भाई? अनिश्चितता का तो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। अनिश्चितता का सॉल्यूशन क्या रहेगा? वो भी अनिश्चित रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन निश्चित नहीं हो सकता है। तो आप उसका निश्चित सॉल्यूशन दे रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा ही सॉल्यूशन है। बिल्कुल गलत है ये तो। नवीकरणीय बोले तो सौर, वायु। अब ये सौर ऊर्जा है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इसके भी आप नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। भाई सौर ऊर्जा का जो डायोड बनता है, वो सब बनता है, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तो होता ही है।
इसके साथ में जो इसका वेस्ट निकलता है जिसे कहा जाता है सोलर वेस्ट, तो सोलर वेस्ट भी आज के समय पे गंभीर समस्या है। तो यह कहना कि इसका सब कुछ इसी पर डिपेंड कर दे तो वो भी एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। इसके साथ में अगर पहले को देखें और ए को देखें और सी को देखें तो बिल्कुल सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर देखने को मिलेंगे 2025 वाले पेपर में, और 2000 आने वाले समय में 26 में भी आपको सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन और ऑप्शंस फ्रेम होते हुए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। ये देखिए एक पूरा पैसेज दिया हुआ है, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 1-2 मिनट लग सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट अभी सीधे परिच्छेद पे आ जाते हैं। परिच्छेद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्ण धारा को सर्वोत्तम लक्षित करता है। सेम बात है बिल्कुल, तर्क क्या कहना चाह रहा है उस पर क्वेश्चन पूछा है। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। रोकथाम उसके अलावा उपचार, रोकथाम को कहा जाता है प्रिवेंशन और उपचार को कहा जाता है क्योर। तो ऐसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम उपचार से बेहतर है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते तो हमें क्योर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, या फिर ज़्यादा खर्च हमें क्योर पे करना पड़ता है जब हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा बात सही लग रही है, इसको एक बार लेकिन अभी होल्ड करके रखते, जब तक हम पूरा ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक हम कोई भी निष्कर्ष पे नहीं जा सकते। बी ऑप्शन देखते हैं, हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। अभी आपको बताया था सरकार का काम नहीं है, सबका काम रहता है, सरकार पे ही सब दायित्व सौंप देना, ये तो एक नकारात्मक चीज़ हो जा रही है। पर्यावरणीय सरकार काम करेगी और आप जाके पर्यावरण के अंदर पॉल्यूशन करोगे, गाड़ी के अंदर से धुआं निकालोगे, ये बिल्कुल बहुत ही अपेक्षित बात, मतलब आपके अकॉर्डिंग बात नहीं है ये कि सरकार काम कर रही है और आप गंदगी फैला रहे हो। भाई दायित्व सभी का आता है, सबका साथ सबका विकास, तो आपका भी जिम्मेदारी है कि आपको भी ये सब समस्याओं को हल करने में अपना योगदान देना है। सी ऑप्शन देखते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाए। अब पर्यावरण पे ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो क्या स्वास्थ्य की रक्षा हो जा रही है? पर्यावरण को आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो सी वाला भी बिल्कुल इलॉजिकल, विदाउट लॉजिक, इसके अंदर कोई भी आपको तर्क वर्क देखने को नहीं मिल रहा है, लॉजिक की कहीं से कहीं तक बात हो नहीं रही है। डी ऑप्शन देखते हैं, पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। अब भाई पारंपरिक जीवन शैली का लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। अब इन्होंने पारंपरिक को बहुत अच्छा बता दिया है और पाश्चात्य को सीधे नेगेटिव लाइट में कर दिया है, लेकिन पाश्चात्य में पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है, इन्होंने सिर्फ पाश्चात्य को नेगेटिव लाइट में ही फोकस करा है। तो देखिए अगर आप बात करोगे तो इन्होंने सिर्फ 2 कारण की बात करी है डी ऑप्शन में, लेकिन आप पहले वाले ऑप्शन की बात करोगे तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन की बात हो रही है डी में, लेकिन पहले वाले में इन्होंने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, मतलब आप समझ लीजिए एक रहता है संकीर्ण जिसे कहा जाता है नैरो, और दूसरा रहता है ब्रॉड जो बहुत ही वाइड चीज़ों को कवर करता है। तो ये वाला जो ए ऑप्शन हमें दिखेगा, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। अब सकता है पॉसिबिलिटी बता रहा है ये, और डी वाला जो है वो कह रहा है विकसित हो गए हैं, मतलब सीधे इन्होंने पाश्चात्य को नेगेटिव प्रस्तुत कर दिया है, नकारात्मक प्रस्तुत कर दिया है और सीधे बता दिया है कि पाश्चात्य के कारण ही ये सब विकसित हो गए हैं। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के अंदर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप चाहे तो पैसेज पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यूपीएससी अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन जो है यूपीएससी के फ्रेमिंग का तरीका ऐसा ही रहता है कि वह थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचते हुए चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, ब्रॉड बात हो रही है और थोड़ा
गहरे मुद्दे पर और थोड़ा तार्किक व्यू यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। ये इसके अंदर देखिए आपको तर्क प्रस्तुत हो रहा है कि रोकथाम के बदले हम उपचार पे ज़्यादा खर्च कर देंगे, और डी के अंदर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं हो रहा है। डी के अंदर आपको क्या दिखेगा, डी के अंदर आपको अगर लगेगा भी तो वो फैक्ट, एक तरीके से फैक्चुअल या फिर तथ्य वाले थोड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली लोप हो गई है और हमने पाश्चात्य को अपना दिया है। तो तर्क वगैरह आपको जो मेन दिखेगा वो पहले वाले ऑप्शन में दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद को मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सार्वभौम बुनियादी आय योजना को गरीबी उन्मूलन के एक तरीके के रूप में दुनिया भर में कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। सार्वभौम बुनियादी आय मतलब यूनिवर्सल बेसिक इनकम, भाई इसको दुनिया भर में आप कार्यान्वयन नहीं कर सकते, क्योंकि सीरिया के अंदर अलग इशू है, नॉर्थ कोरिया में अलग इशू है, इजराइल में अलग इशू है, इंडिया में अलग इशू है, हर जगह पे। और इसके पीछे पैसा कहाँ से आएगा, ये थोड़ा आपको लॉजिकल बातें नहीं दिखेगी। भाई लेखक जो रहेगा वो लॉजिकल बातें लिखेगा, इसे इलॉजिकल बातें विदाउट बिना तर्क के ऐसी कोई भी वो बात यहाँ पे प्रस्तुत नहीं करेगा। बी ऑप्शन देखते हैं, हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। तो बात तो सही है कि खाद्य आधारित पोषण को हमें नीति विषयक विचार विमर्श के अंदर रखना चाहिए, केंद्र में रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, उपयुक्त आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ का पोषण स्तर समुन्नत किया जाना चाहिए। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के जनन मतलब ये जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप की बात हो रही है। आप चाहे तो यहाँ 13 वाले का देख सकते हो, अप्रोप्रिएट जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप। अब इंडिया के अंदर आनुवांशिक रूपांतरित फसल कितनी है, सिर्फ अभी एक ही है, वो भी है कौन सी, बीटी कॉटन। अब लिमिटेड ही है इंडिया के पास में, और आज भी ऐसा जो इंडिया है उसने जीएम ब्रिंजल को परमिशन नहीं दी है, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो भाई अगर इसको करेंगे तो इसके पीछे बहुत सारा विरोध हो जाएगा, और अभी तक के इसके हमें आसार भी लग नहीं रहे। तो भाई तर्क तो यहाँ पे कोई लग नहीं रहा है कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि पोषण बढ़ जाए। ये थोड़ा आपको विदाउट बिना तर्क का ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन देखिए, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हम खाद्य वस्तुओं में अपेक्षित पोषक तत्वों को शामिल कर उन्हें पुष्ट हमें करना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात हो रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, और उसके बाद में हम उसके अंदर क्या कर देंगे, तो हम एडिशनल उसके अंदर पोषक तत्व ऐड कर देंगे। जैसे टाटा नमक या फिर नमक के अंदर आपने सुना होगा आयोडीन को ऐड किया जाता है। अब आयोडीन को ऐड कर रहे हैं, सिमिलरली आपको ये भी ऐड करना है। तो ये आयोडीन वाला ऐड करने की बात हो रही है, तो ये एक अप्रोच की बात करी है इन्होंने, लेकिन किसी भी चीज़ के 10 सॉल्यूशन 10, 20, 50 आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर आप नीति विषयक विचार विमर्श को केंद्र में रखेंगे, तो आप जब विचार विमर्श करते नीति बनाते हैं तो आपके पास में सैकड़ों उस चीज़ के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, और आप सैकड़ों चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो बी ऑप्शन देखिए, बिल्कुल कोई भी लेखक लिखेगा तो वह ब्रॉड लेते हुए चलेगा। अभी आपको पहले भी बताया था, संकीर्ण मानसिकता नहीं रहती है, ब्रॉड मानसिकता रहती है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल ब्रॉड मानसिकता को दर्शाता हुआ दिख रहा है। अगला प्रश्न 21वां क्वेश्चन है, बहुत बड़ा देखिए, परिच्छेद तो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल सेम बात है, तर्क और सार की बात यहाँ पे करी हुई है। प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों को मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। वाहनों पर मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वित करना मुश्किल है। अब देखिए यूपीएससी जो बनाता है क्वेश्चन, वो गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से, गवर्नमेंट को अच्छी लाइट में शो करने की कोशिश करता है कि गवर्नमेंट जो है वो जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है,
और जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, देश को सुधारने की कोशिश उनकी एक अच्छी पहल चल रही है। यूपीएससी कभी भी गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसी डिपार्टमेंट को नेगेटिव या फिर नकारात्मक रूप से नहीं दर्शाएगा। तो प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों को मनमाने नियंत्रण को कार्यान्वयन करना मुश्किल है। अब कार्यान्वयन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अगर कार्यान्वयन मुश्किल है तो फिर ये सरकार की या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की ये थोड़ी सी नेगेटिव लाइट में इसको शो करेगा। तो यूपीएससी जनरली इसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम करता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाता है। तो उस तरीके से आप ए वाले को आपको हटा देना चाहिए। और एक तरीके से लॉजिक भी दिख नहीं रहा है कि मनमाने नियंत्रण कार्यान्वयन करना मुश्किल है। भाई चाहे तो सब कुछ है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सरकार के पास में अनलिमिटेड अच्छी खासी पावर रहती है लॉ से, तो कार्यान्वयन तो इजीली हो सकता है। तुरंत फुरत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। तो बात तो सही बोली है कि तुरंत फुरत लेने के बदले हमें साक्ष्य आधारित, साक्ष्य मतलब एविडेंस के बेस पे अगर लेंगे तो अधिक प्रभावशाली होगा। अभी देखिए यहाँ पे अधिक प्रभावशाली, इन्होंने ये नहीं बोला कि बहुत अच्छा ही होगा, ही वाला जो वर्ड है वो नहीं लगाया, प्रभावशाली ज़्यादा होगा। भाई तुरंत फुरत के बदले अगर साक्ष्य वाला रहेगा, साक्ष्य आधारित रहेगा तो उसका पॉजिटिव असर तो, उसका सकारात्मक असर तो पड़ेगा ही। तो प्रभावशाली ज़्यादा होना ये एक आपको ऑब्वियस सी बात ये देखने को यहाँ पे मिल रही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट देख रहे थे, आवधिक प्रदूषण जांच के बिना गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये आपको बता चुका हूँ, नैरो पर्सपेक्टिव है, संकीर्ण मानसिकता सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं कि आवधिक प्रदूषण जांच, गाड़ी चलाना, भारी जुर्माना लगाना देना चाहिए। और ये गवर्नमेंट, भाई कोई भी जुर्माना वगैरह लगाने से ये सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन अलग चीज़ होती है। जुर्माने से क्या आप किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका समाधान नहीं यहाँ पे हो पा रहा है। समाधान कैसे होगा? जब आप एविडेंस, साक्ष्य आधारित उपागम को देखोगे या फिर उसके ऊपर जाओगे साक्ष्य आधारित पॉलिसी पे, तभी आपके उपाय जो रहेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, अधिक प्रभावशाली रहेंगे। सी वाला भी हट गया। डी की बात करें, प्रदूषण की समस्याओं को सामना करने के कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। भाई प्रशासन को मनमाने निर्णय कुछ भी नहीं लेता है, बिल्कुल जो भी लेते हैं वो लॉ के डेफिनेशन के अंदर लेते हैं। नेगेटिव बात हो रही है किसके ऊपर? प्रशासन के ऊपर, सीधे हम इसको हटा सकते हैं। 21 का आंसर हमारा क्या आया? बी आंसर आया। तो देखिए हमने अभी तक एक भी पैसेज नहीं पढ़ा और बिना पैसेज के हमारे ये सब आंसर आए हैं। तो सिमिलरली आप भी हिंदी मीडियम के छात्र इस तरीके से पैसेज गद्यांश सॉल्व कर सकते हो और इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। 22 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा व्यक्त युक्तियुक्त अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अच्छे बाह्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर के में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। अच्छे बाह्य वित्त पोषण, वित्त पोषण मतलब बाहर से फाइनेंस लेना, तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुचारू निगम प्रशासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। सुचारू निगम शासन अगर सुचारू रहा, अच्छा रहा, तो प्रतिष्ठानों की जो भी कंपनी है उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है, लेकिन ये थोड़ा माइल्ड स्टेटमेंट है। इन्होंने ये नहीं बोला कि विश्वसनीयता बढ़ ही जाती है या फिर हमेशा बढ़ेगी ही, बढ़ाता है। तो भाई अगर आप सुचारू रूप से काम करेंगे तो विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही, ये तो लगभग आप समझदार इतने तो हो ही। अगला ऑप्शन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखे। भाई अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार यह सुनिश्चित नहीं करता है, वो उनका सुनिश्चित, वो दूसरी चीज़ों पे फोकस करते, वह यह फोकस नहीं करते कि भाई जो प्रतिष्ठान रहेगा वो निगम शासन जो रहेगा उनका वो अच्छा रहेगा। ये प्रतिष्ठानों की खुद की ड्यूटी रहती है।
प्रतिष्ठान जब खुद ही अच्छा करेगा, इसको आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, इंग्लिश में पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। भाई जो फर्म की जिम्मेदारी है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट थोड़ी हर कंपनी को। आप देखिए इंडिया के अंदर करोड़ों कंपनी है, सैकड़ों फर्म्स है। अब करोड़ों कंपनी है तो क्या इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ऐसे हर एक कंट्री के करोड़ों जो फर्म्स है, जो करोड़ों प्रतिष्ठान है, हर एक पे थोड़ी ध्यान दे सकता है, ये खुद की जिम्मेदारी रहती है। तो ये थोड़ी देखिए इलॉजिकल स्टेटमेंट है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, इलॉजिकल को हटा सकते हैं हम। डी ऑप्शन जो हमारा है, सुचारू निगम शासन मजबूत पूर्ति श्रृंखला को सुकर बनाता है, तो ये भी पॉइंट अच्छा है और बी वाला भी अच्छा था। एक बार दोनों को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म, क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा जो है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो सही लग रहा है। डी ऑप्शन है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन। अब जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो तो रोबस्ट सप्लाई चेन बन ही जाएगी। भाई इंडिया के पास में आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन को फॉर्म करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अलावा आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिस्टिक होना चाहिए, लोगों इंटरनेशनल लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हमारे पास में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, उसके बाद भी आज भी हमारे पास में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नहीं है, तो लेकिन बी स्टेटमेंट देखोगे आप तो क्रेडिबिलिटी तो बढ़ ही रही है अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रहेगा तो बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। बी और डी के बीच में आपको डाउट होना नहीं चाहिए, बी ऑप्शन देखिए बहुत ही करेक्ट आपको यहाँ पे लग रहा है। किसी को अगर डाउट है तो वो परिच्छेद पढ़ के भी आंसर को निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 वाला, छोटा सा परिच्छेद है, हाथी के ऊपर है, अच्छी बात है। हाथी वाले जब पर्यावरण पे क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा इजी रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद द्वारा निगमित हो सकने वाली सर्वाधिक युक्ति युक्त और तर्कसंगत अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र जो है समृद्ध जैव विविधता मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जैव विविधता होनी चाहिए वाला सुविस्तृत क्षेत्र हो। भाई ज़रूरी नहीं है कि सुविस्तृत क्षेत्र ही हो और अधिक बायोडाइवर्सिटी हो ही वहाँ पे। अब देखिए वो वाला जो वनतारा है वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी, वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ जगह है और आर्टिफिशियली क्रिएट है लेकिन बनाया उन्होंने पूरा पर्यावरण के हिसाब से ही है, लेकिन वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको इतनी नहीं मिलेगी जितनी जंगलों के अंदर मिल सकती है। फिर भी वहाँ पे हाथी बहुत सारे अच्छे से निवास कर रहे हैं, तो आवश्यक जरूरी नहीं है ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप परिच्छेद में से भी पढ़ सकते हो। और ये तर्कसंगत अनुमान, यहाँ पे अनुमान की बात करी है तो देखते हैं तर्कसंगत और क्या लग सकता है हमें। हाथी कुंजीशिला की स्टोन प्रजाति है और वह जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। अब ये कुंजीशिला, ये आपको पता होना चाहिए, कुंजीशिला वाला जो चीज़ रहती है ये जब आर्क बनाया जाता है तो जो ये सेंट्रल वाला स्टोन रहता है उसे कहा जाता है की स्टोन और इसे हिंदी में कहा जाता है कुंजी शिला। अब ये कुंजी अगर हटा दिया आपने तो पूरा ये जो सिस्टम है पूरा आर्क कोलैप्स हो जाएगी। तो इसीलिए सिमिलर पैटर्न पे अगर कुंजी शिला को हटा दिया, हाथी कुंजी शिला है और इसको हटा दिया तो जैव विविधता को जो लाभ पहुंच रहा है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको तर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल तर्क सटीक तर्क भी है। वनों, सी ऑप्शन देखिए, वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई जा सकती। अब भाई देखिए एमपी के अंदर हाथी आपको कम मिलेंगे, बांधवगढ़, पेच, पन्ना वगैरह, रणथंभौर राजस्थान का वहाँ पे भी कम मिलेंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए बहुत सारी जैव विविधता है। आपको हिमालय के अंदर जैव विविधता मिल जाएगी वहाँ पे, लेकिन हाथी बहुत कम मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई जहाँ पे हाथी हो वहीं पे जैव विविधता रहेगी, इसको हटा सकते हैं। डी ऑप्शन
देखते हैं, हाथियों में क्षमता होती है अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना लें। भाई ज़रूरी नहीं है, हाथियों के अंदर इतनी रहती नहीं है कि वो कोई भी प्रजातियों वाले वन को फिर से बना ले। भाई ये थोड़ा सा उन्होंने बहुत ही फार फैच, जितनी बहुत ही बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है कि हाथी की जो शक्ति है उसको अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ करते हुए बढ़ा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे जो बड़ा चढ़ा के ऑप्शन बनते हैं उसको हमें हटाना है। बी ऑप्शन देखो, बिल्कुल की स्टोन प्रजाति की बात हो रही है, जैव विविधता को लाभ पहुंच रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सकारात्मक है, हाथियों को एक अच्छी तरीके से प्रस्तुत यहाँ पे हो रहा है, कर रहे हैं। तो 23 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 वाला। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। ओके, नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। अब आपको पता है इंदौर नंबर 1 है, इंदौर में सेग्रीगेशन हो जाता है एट सोर्स, मतलब जहाँ पे संग्रहण हो रहा है वहीं पे वो सेग्रीगेट कर देते हैं। तो अब भाई ये जो है और पृथक्करण ये सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब जितना भी ऐसा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सरकारी एजेंसी के बदले प्राइवेट के भी पास रहा तो कोई इसके अंदर हमें दो राय नहीं होनी चाहिए। कोई भी ले सकता है, जो अच्छा काम करे उसके पास में ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सिर्फ सरकारियों के पास होना चाहिए, ये थोड़ा सा एक नैरो संकीर्ण मानसिकता को दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसे जो संकीर्ण मानसिकता दर्शा रहे हैं उसको हमें हटा सकते हैं। अब दूसरी पूर्व धारणाएं देखते हैं हम। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। अब भाई सर्वोत्तम रूप से, सर्वोत्तम देखिए बहुत ही सर्वोत्तम जो वर्ड भी यहाँ पे बता दिया है, सर्वोत्तम वर्ड यूज़ हो रहा है निजी क्षेत्र के लिए, कि जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ सर्वोत्तम कौन कर सकता है, वो निजी क्षेत्र कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, निजी क्षेत्र को सर्वोत्तम बता दिया है, इसका मतलब है कि सरकारी एजेंसियों को इन्होंने उससे कम रूप में आंका है। तो सरकारी एजेंसियों को कम रूप में आंक रहे मतलब नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट सरकार के ऊपर ये शो कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया यूपीएससी ऐसे ऑप्शन फ्रेम नहीं करता जहाँ पे सरकारी एजेंसी, सरकारी डिपार्टमेंट नेगेटिव लाइट में रहे। और यहाँ पे सर्वोत्तम की बात करिए तो सर्वोत्तम एक थोड़ा सा बहुत ही बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति वाला वर्ड हो गया है। बड़ा चढ़ा के कह देना कि सिर्फ निजी ही बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम करते हैं और कर आपको अलग अलग कंपनीज दिख जाएगी। तो कह देना एक ही तरीके से, एक ही तराजू में सबको तोल देना, ये थोड़ा सा हम सही नहीं मान सकते। इसीलिए जो पूर्व धारणाएं आप लेखक की मान के चल रहे हो, आपको लेखक की जगह खुद को रख लेना है। तो पूर्व धारणा मतलब आपके मन में क्या चलता जब आप यह जो परिच्छेद है वो लिखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें उपलब्ध रहती, अवेलेबल रहती, वही बातों को आपको ध्यान में रखते हुए यह सॉल्व करना है। तो क्या आप मानते हैं कि निजी क्षेत्र ही सर्वोत्तम प्रबंधित कर सकता है? नहीं भाई, कोई भी कर सकता है प्रबंधन। जहाँ पे अच्छा होगा, जिनके पास में अच्छी रिसोर्सेज होंगे, वो प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ना ही 1 ना ही 2। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करती है। इसके साथ में 32 देखते हैं ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ये ऑलरेडी हर बार आपको बताते जा रहा हूँ, इसको अब वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है, मतलब आप वेस्ट से एनर्जी बनाओगे, आपने नाम सुना होगा वेस्ट टू एनर्जी। अब आप नगरीय ठोस वेस्ट मतलब सॉलिड वेस्ट से एनर्जी बनाओगे तो यह महंगा नहीं है। भाई महंगा तो है, पैसा तो लगता ही है। हाइड्रोजन की बात हो रही है और अलग अलग
बायो एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे पैसा तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए तो अभी इतना प्रमोट नहीं हो पा रही है ये। अगर सस्ती रहती तो फटाफट कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर लेती। ठीक है, तो 32 वाले का आप ए वाला तो ऑप्शन हटा सकते हो। जैव मेथेनॉन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। भाई देखिए, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी सबसे बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता, हर चीज़ नई नई इम्प्रूवमेंट होती है। हर और सबसे आदर्श बोल देना, आइडियल, और वो भी सर्वाधिक। ठीक है, तो सर्वाधिक और उसके बाद भी आदर्श, तो ये थोड़ा सा बहुत ही अतिशयोक्ति वाला यहाँ पे आपको अलंकार यूज होता हुआ दिख रहा है। अतिशयोक्ति जहाँ पे हो रही है उसको हम हटा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। ये देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई आपको लॉजिक लग रहा है कि पृथक्करण सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अगर आपको संयंत्रों के अंदर वेस्ट टू एनर्जी को सुनिश्चित करना है। क्योंकि भाई पृथक्करण नहीं होगा तो गीला सूखा और जो गंभीर वाला जो अवशिष्ट है उसके अंदर आप अपशिष्ट के अंदर से सेग्रीगेट उसको नहीं कर सकते। तो इसीलिए पृथक्करण मतलब सेग्रीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप। डी ऑप्शन देख लेते एक बार, भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ये जो है गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में और इंडिया को नेगेटिव नकारात्मक रूप से दर्शा रहा है, आपको पहले भी बता दिया। और ये कोई लॉजिक आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ये शायद उन्होंने बस, अगर होगा भी तो ये फैक्ट या फिर एक कोई ऐसी लाइन प्रस्तुत कर दी है उन्होंने। यहाँ पे क्या मर्म, मर्म क्या होता है, मर्म मतलब कहीं ना कहीं सार है, तो सार क्या रहेगा, बिल्कुल सार रहेगा कि भाई पृथक्करण इज द फर्स्ट स्टेप। जो पृथक्करण है वो महत्वपूर्ण कदम है, पहला कदम है। काय के लिए पहला कदम है, जब आप वेस्ट से एनर्जी बना रहे हो। ठीक है, आज हमने 32 क्वेश्चन तक करे। आने वाले अगली क्लास में हम 32 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। लगभग हमारे आधे क्वेश्चन 2023 के पेपर में से हुए, आधे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसका अगला पार्ट हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।